हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14 अक्टूबर के करंट अफेयर्स क्विज। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। और अक्टूबर की जो है ऑलरेडी सीरीज़ चल रही है करंट अफेयर्स की, टारगेट प्रीलिम्स 2025 के लिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए जो है ये पूरे जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो आप लोग जा करके वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आज हम देखें तो क्या है। Question number 1. Which of the following statements are correct in respect of the Gati Shakti National Master Plan? गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान क्या है बेसिकली। यहाँ पे गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का जो एम है वो क्या है, इंटीग्रेट ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स। यहाँ पे जो है वो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। बेसिकली गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जो है स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है टू इंटीग्रेट वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाइक रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स। सेकंड जो है स्टेटमेंट कह रही है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द गति शक्ति इनिशिएटिव। स्टेटमेंट 2 भी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है कि जो ये गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है इसको बेसिकली जो इम्प्लीमेंट करने का जो जिम्मा है वो किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। स्टेटमेंट 2 भी यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। देन थर्ड स्टेटमेंट इज GIS or Geographical Information System is utilized in the Gati Shakti initiative for better project planning and execution. ये जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि GIS का जो है यूज़ किया जा रहा है गति शक्ति इनिशिएटिव में इस प्रोजेक्ट को प्लान करने में, एग्जीक्यूट करने में। यहाँ पे जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ किया जाता है, यूटिलाइज किया जा रहा है। स्टेटमेंट 3 भी यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट है। 1, 2 एंड 3 तीनों ही हमारे पास करेक्ट हो। यहाँ हमसे पूछा क्या था, सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड। हमने क्वेश्चन में देखा करेक्ट पूछा था इससे रिगार्डिंग। यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि जो ऑप्शन डी है यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल करेक्ट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फोकस ऑफ द विलिमिंगटन डिक्लेरेशन। विलिमिंगटन डिक्लेरेशन बेसिकली था क्या, ये विलिमिंगटन डिक्लेरेशन जो है ये 1898 में जो है इशू किया गया था। 1898 में इशू किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए कि विलिमिंगटन डिक्लेरेशन 1898 में इसको इशू किया गया था। ये बेसिकली था क्या, टू एस्टैब्लिश वाइट सुप्रीमेसी एंड रीस्टोर कंट्रोल टू वाइट डेमोक्रेट्स। यहाँ पे सी जो होगा ये राइट आंसर होगा। विलिमिंगटन डिक्लेरेशन 1898 में इशू किया गया था और ये जो है इसको ड्राफ्ट किया था किसने, वाइट डेमोक्रेट्स ने। वाइट डेमोक्रेट्स ने इसको ड्राफ्ट किया था अपनी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करने के लिए और रीस्टोर करने के लिए कंट्रोल ऑफ वाइट डेमोक्रेट्स। यहाँ पे सी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द इंडिया इजराइल रिलेशंस। इंडिया इजराइल रिलेशंस यहाँ पे स्टेटमेंट है द S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इज डेवलप्ड बाय इजराइल इन कोलैबोरेशन विद इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ये S-400 मिसाइल है डिफेंस सिस्टम जो है ये इजराइल ने इंडिया के साथ कोलैबोरेशन में डेवलप किया है। बट ये क्या है, बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि S-400 मिसाइल की अगर हम बात करें तो ये जो है डेवलप्ड बाय रशिया। यहाँ पे इजराइल नहीं है, रशिया है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इज डेवलप्ड बाय रशिया। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारे पास द मित्र शक्ति जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड इजराइल। यहाँ पे मित्र शक्ति की अगर हम बात करें, मित्र शक्ति जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। श्रीलंका एंड इंडिया के बीच में होता है मित्र शक्ति जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। मिलिट्री एक्सरसाइज है मित्र शक्ति, और मित्र शक्ति इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में होता है, इंडिया एंड श्रीलंका। और अगर हम इजराइल की बात करें कि इजराइल और इंडिया के बीच में अगर हम बात करें तो इजराइल एंड इंडिया के जो होती है वो होता है बराक क्या नाम है इसका, अच्छा ये बराक 8 जो है ये, अगर यहाँ पे जैसे मिसाइल सिस्टम की बात करें तो ये S-400 किसने किया था, रशिया ने डेवलप्ड किया था। और इंडिया एंड इजराइल ने जो किया है वो क्या है, बराक 8। बराक 8 जो है मिसाइल सिस्टम बराक 8 ये डेवलप्ड किया है इंडिया ने इजराइल के साथ कोलैबोरेशन में। बराक 8 जो होगा यहाँ पे अगर इजराइल के बारे में पूछे तो बराक 8, और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये था रशिया का। और मित्र शक्ति जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ये था श्रीलंका के बीच में, इंडिया और श्रीलंका। और अगर हम मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें इंडिया और इजराइल की तो ये क्या है, ब्लू फ्लैग। इंडिया और इजराइल की अगर हम बात करें इंडिया एंड इजराइल के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, वो कौन सी होती है, ब्लू फ्लैग जो होती है
इंडिया एंड इसराइल के बीच में होती है, एंड श्रीलंका एंड इंडिया की अगर हम बात करें तो मित्र शक्ति ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 भी हमारे पास इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी हमारे पास इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 3 की अगर हम बात करें, इंडिया इसराइल इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड I4F फोकसेस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन डिफेंस। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये भी क्या है, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि इंडिया और इसराइल जो है I4F जो है ये बेसिकली फोकस किस पे करता है, ये डिफेंस पे फोकस नहीं करता, ये टेक्नोलॉजी पे फोकस है इसका, टेक्नोलॉजी पे फोकस है बेसिकली, ना कि डिफेंस पे। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 भी हमारे पास क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा था, हमसे यहाँ पे करेक्ट पूछा है, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। सो नन ऑफ द अबव जो है आंसर होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है ये क्या है, रशिया का है। और अगर हम इसराइल और इंडिया की बात करें तो वो है बराक 8। देन मित्र शक्ति ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में है, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में है मित्र शक्ति ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। और अगर हम इसराइल एंड इंडिया की बात करें तो ये है ब्लू फ्लैग। देन इंडिया एंड इसराइल इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड, ये फोकस किसका है, इसका फोकस जो है ये किस पे है, टेक्नोलॉजी पे। सो टेक्नोलॉजी पे फोकस है, ना कि डिफेंस पे। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 भी इनकरेक्ट है, 2 भी इनकरेक्ट एंड 3 भी इनकरेक्ट। यहाँ हमसे पूछा था करेक्ट, सो जो आंसर होगा इसका वो होगा नन ऑफ द अबव। सो डी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट। सो प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। सो स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी, नो, इसमें तो क्या होता है कि स्टेट्स की पावर को स्नैच कर लिया जाता है। सो स्टेटमेंट ये 1 तो नहीं होगा करेक्ट। देन डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट असेंबली। देन हम थर्ड देखते हैं, डायरेक्ट गवर्नेंस बाय द स्टेट असेंबली। एंड देन डी है इंक्रीज्ड पावर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर। सो चीफ मिनिस्टर्स की पावर इंक्रीज नहीं होती। डायरेक्ट गवर्नेंस बाय द स्टेट असेंबली, तो स्टेट असेंबली को तो डिसॉल्व कर दिया जाता है। सो ये इनकरेक्ट है। सो जो यहाँ पे राइट होगा वो होगा बी, डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट असेंबली, स्टेट असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है। सो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल की अगर हम बात करते हैं, सो प्रेसिडेंट रूल क्या है, आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356। और अगर हम इसकी बात करते हैं कि प्रेसिडेंट रूल जब लगता है, इसका पूरा जो पावर जो होती है पूरी स्टेट गवर्नमेंट की, वो आ जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और जिसे जो फिर उस टाइम जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं वो कौन होते हैं, प्रेसिडेंट। और जब कॉन्स्टिट्यूशनली फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी होती है, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अगर हम बात करें कि स्टेट में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, तो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल रूल लगा दिया जाता है, या फिर जिसे हम प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है, जिसे स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है, आर्टिकल 356। तो ये जो है यहाँ पे इसका आंसर होगा बी, डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट असेंबली, की स्टेट असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाता है, सारी पावर आ जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या फिर पार्लियामेंट के पास। सो बी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो 6th शेड्यूल से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्टेटमेंट दी गई है। तो यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट 1 देखें, द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है कि 6th शेड्यूल जो है, 6th शेड्यूल बात करता है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के क्रिएशन की बात करता है 6th शेड्यूल। सो स्टेटमेंट 1 जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, The Article 244 of the Indian Constitution provides for the administration of tribal areas in the northeastern states. So Article 244 बात करता है कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है ट्राइबल एरियाज का करना है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में बात करता है आर्टिकल 244। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है कि आर्टिकल 244 जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज के बारे में बताता है। देन स्टेटमेंट 3 है यहाँ पे, द 6th शेड्यूल The 6th schedule was designed to safeguard the rights of the indigenous tribal population in the northern and northeastern states. So यहाँ पे जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि 6th शेड्यूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में बात करता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में, सिर्फ 4 स्टेट्स के बारे में बात करता है। वो भी कौन कौन से स्टेट्स हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। सो ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, सिर्फ 4 स्टेट्स के बारे में बात करता है, ना कि नदर्न स्टेट्स के। सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में बात करता है 6th शेड्यूल, वो भी सिर्फ असम के बारे में, त्रिपुरा के बारे में, मेघालय के बारे में एंड मिजोरम के बारे में। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये हमारे पास इनकरेक्ट है।
फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, अंडर द 6th शेड्यूल the autonomous district councils have the authority to collect taxes on professions, trades and employment. So यहाँ पे स्टेटमेंट 4 बिल्कुल करेक्ट है कि 6th शेड्यूल जो है ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जो होती हैं इनको अथॉरिटी दी गई है कि ये टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं प्रोफेशंस के ऊपर, ट्रेड से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड. सो यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करने की पावर भी होती है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को. और ये 6th शेड्यूल जो है 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में बात करते हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम. तो यहाँ पे स्टेटमेंट 4 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है. हमसे यहाँ पे पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव इज आर करेक्ट. सो हमारे पास 3 स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी. स्टेटमेंट नंबर 3 जो थी वो इनकरेक्ट थी और टोटल जो है 4 स्टेटमेंट है. तो आंसर होगा ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो सी जो होगा हमारे पास राइट आंसर होगा. 4 स्टेटमेंट में से 1 इनकरेक्ट थी एंड 3 जो है वो करेक्ट थी. तो आंसर होगा ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग थर्माइट. सो थर्माइट क्या होता है बेसिकली, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड यूज टू वेल्ड रेल रोड ट्रैक्स. सो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है. ये बेसिकली मिक्सचर होता है एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड का जिसे यूज़ किया जाता है रेल रोड ट्रैक्स को वेल्ड करने के लिए. तो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट 1 हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है. सो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट है व्हेन इग्नाइटेड इट ट्रिगर्स अ सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन. सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल करेक्ट है. एंड थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है इट्स यूज इन वेपन्स एंड वॉर्स इज प्रोहिबिटेड अंडर इंटरनेशनल लॉ. सो यहाँ पे क्या बोला गया है कि थर्माइट का जो है यूज़ करना वेपन्स में इसको प्रोहिबिट किया गया है इंटरनेशनल लॉ के अंडर. वॉर्स वगैरह में इसे यूज़ नहीं कर सकते. बट ये क्या है, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट होगा बिकॉज it is not prohibited under international law and basically it is being used in the Russia-Ukraine war. रशिया-यूक्रेन वॉर में भी इसको यूज़ किया गया है. सो दैट्स वाई ये स्टेटमेंट 3 जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगी. और इसको थर्माइट जो है वॉज ऑल्सो यूज इन वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2. सो ये वर्ल्ड वॉर 1 में भी यूज़ किया गया था, वर्ल्ड वॉर 2 में भी यूज़ किया गया था, रशिया एंड यूक्रेन वॉर में भी इसको यूज़ किया जा रहा है. सो ये प्रोहिबिटेड नहीं है इंटरनेशनल लॉज के अंडर. तो स्टेटमेंट 3 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा. यहाँ पे पूछा था हमसे करेक्ट स्टेटमेंट्स कितनी है. सो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. बी जो होगा हमारे पास राइट आंसर होगा. ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्फन ड्रग्स आर यूज्ड टू. ऑर्फन ड्रग्स जो है ये बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ऑर्फन ड्रग्स आर यूज्ड टू. तो यहाँ पे जो है राइट आंसर होगा ट्रीट कॉमन डिजीजेस दैट अफेक्ट लार्ज पॉपुलेशंस. नो, ये इनकरेक्ट है. देन सेकेंड स्टेटमेंट है इम्प्रूव जनरल हेल्थ एंड वेलनेस इन द पॉपुलेशन. ये भी इनकरेक्ट है. जनरल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है. देन स्टेटमेंट 3 है एनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ ओवर द काउंटर मेडिकेशन. ये भी इनकरेक्ट है. देन फोर्थ स्टेटमेंट जो है ट्रीट रेयर डिजीजेस. यस, ये जो ऑर्फन ड्रग्स है इसको रेयर डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है. सो यहाँ पे स्टेटमेंट डी जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट है. दैट अफेक्ट ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन. जो कि स्मॉल परसेंटेज, जो पॉपुलेशन के स्मॉल परसेंटेज को इफेक्ट करे, उस रेयर डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए ऑर्फन ड्रग्स यूज़ किया जाता है. सो स्टेटमेंट डी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेयर डिजीजेस. रेयर डिजीज से रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं. WHO डिफाइंस रेयर डिजीजेस एज डिबिलिटेटिंग लाइफ लॉन्ग कंडीशन दैट अफेक्ट्स 1 or fewer people in 1000. सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है. देन सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, गॉशर्स डिजीज, लिसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर एंड सर्टेन फॉर्म्स ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आर क्लासिफाइड एज रेयर डिजीज इन इंडिया. तो ये जो डिजीज हैं इन्हें रेयर डिजीज केस में क्लासीफाइड किया गया इंडिया में. सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है. दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे पास करेक्ट है. सो यहाँ पे करेक्ट पूछा था हमसे. सो राइट आंसर होगा both 1 and 2 are right. So option C is the right answer. The next question is which of the following best describe net interest margin. So net interest margin क्या होता है? So A है total interest earned on loans. So ये नहीं होता. नेट इंटरेस्ट मार्जिन उसे नहीं कहते हैं जो कि टोटल इंटरेस्ट अर्न किया गया लोन के ऊपर. तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, डिफरेंस बिटवीन एन इंस्टीट्यूशंस टोटल एसेट्स एंड लॉट एंड टोटल लाइबिलिटीज. नहीं, ये भी इनकरेक्ट है. थर्ड है यहाँ पे परसेंटेज ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन द इंस्टीट्यूट्स पोर्टफोलियो. ये भी इनकरेक्ट है. सो नेट
नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो होता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन किसे कहते हैं? ये डिफरेंस होता है किसके बीच का? इंटरेस्ट जो अर्न किया गया है और इंटरेस्ट जो पे किया गया है। सो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। सो स्टेटमेंट डी जो होगा यहाँ पे, स्टेटमेंट डी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट होगा। डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्नड एंड इंटरेस्ट पेड एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारे पास राइट आंसर होगा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो डिफरेंस होता है उस इंटरेस्ट का जो हमने अर्न किया है और उस इंटरेस्ट का जो हमने पे किया है। तो यहाँ पे डी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग एंशंट साइट्स इन इंडिया। सो एंशंट साइट्स दी गई हैं और यहाँ पे स्टेट्स दी गई हैं। सो अगर हम एंशंट साइट और स्टेट की बात करें, सो मस्की दिया है केरला में। सो मस्की केरला में नहीं है, मस्की है कर्नाटका में। मस्की कर्नाटका में है, ना कि केरला में। सो स्टेटमेंट ये जो फर्स्ट पेयर है ये हमारा इनकरेक्ट है। मस्की, ब्रह्मगिरी, पिकली हल हो गया, ब्रह्मगिरी हो गया। सो ये सारी जो साइट्स हैं वो कहाँ हैं? कर्नाटका में हमें देखने को मिलती है। मस्की के साथ साथ कर्नाटका में और कौन कौन सी साइट है? केरला में नहीं है, मस्की है कर्नाटका में। तो कर्नाटका में हमें पिकली हल देखने को मिलता है, ब्रह्मगिरी, मस्की। तो ये 4-5 साइट्स जो हैं वो हमें कर्नाटका में देखने को मिलती है। फिर हम लोथल की बात करते हैं, तो लोथल कहाँ है? लोथल है गुजरात में। सो स्टेटमेंट 2 जो पेयर 2 जो है ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। बर्जोहोम है जम्मू एंड कश्मीर में। सो यहाँ पे पेयर 3 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। देन नागार्जुना कोंडा है आंध्र प्रदेश में। सो आंध्र प्रदेश में नागार्जुना कोंडा है। देन अगर हम एक बात करें उटनूर साइट की, सो उटनूर एंशिएंट साइट है, ये कहाँ है? ये है तेलंगाना में। सो यहाँ पे साइट्स थी, यहाँ पे स्टेट्स थे। सो मस्की जो है ये है कर्नाटका में, ये पेयर सही है। लोथल है गुजरात में, बर्जोहोम जम्मू एंड कश्मीर, नागार्जुना कोंडा आंध्र प्रदेश, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। उटनूर साइट इन तेलंगाना। सो यहाँ पे हमारे पास 3 पेयर जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। सो आंसर हमारा होगा ओनली 3। हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स आर करेक्टली मैच पूछा था यहाँ पे। सो हमारे पास होगा ओनली 3। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।